हर कोई सोने के पीछे दौड़ रहा है, इसकी चमक और स्टेटस के पीछे। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि जो जेवर आप पहनते हैं वो असल में आया कहां से है? क्या इसके पीछे कोई खूबसूरत कहानी है या कोई अंधेरा जिसे हम देखना ही नहीं चाहते? यह भी मुमकिन है कि जो सोना आपके गले में चमक रहा है वो असल में सूडान की जमीन से निकाला गया हो। एक ऐसा मुल्क जो इस वक्त सिविल वॉर की आग में जल रहा है, जहां सोना खजाना नहीं बल्कि जंग का फ्यूल बन चुका है। For more than 2 years, Sudan has been locked in a bloody conflict between its military and the paramilitary rapid support forces. पिछले 2 साल से सूडान एक खौफनाक खाना जंगी में फंसा हुआ है और इस आग के बीचों बीच है सोना। जो खजाना सूडान के लोगों के लिए एक नेमत बनना चाहिए था, वही आज तबाही की करेंसी बन चुका है। ये सोना अब रोटी नहीं बल्कि गोलियां खरीदता है। ये लड़ाई शुरू होती है खर्तूम की सड़कों से, सूडान का कैपिटल जो देखते ही देखते मैदान जंग बन गया। एक ताकतवर मलेशिया ग्रुप रैपिड सपोर्ट फोर्सेस या RSF ने शहर पर कब्जा जमा लिया। एयरपोर्ट, प्रेसिडेंट पैलेस, यहाँ तक कि मुल्क की सबसे अहम गोल्ड रिफाइनरी तक सब उनके कंट्रोल में चला गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक RSF ने जब कैपिटल पर कब्जा किया तो उनके हाथ तकरीबन $15 करोड़ मालियत की गोल्ड बार्स लगी। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। वही सोना जो सूडान को जोड़ सकता था, उसे दोबारा बिल्ड कर सकता था, वही सोना इस मुल्क को तोड़ रहा है, हथियार खरीदने में इस्तेमाल हो रहा है और नफरत की दीवारें और ऊंची कर रहा है। लेकिन इस सोने की कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हमें यह समझना होगा कि सूडान में असल लड़ाई किन 2 लोगों के दरमियान हो रही है। ये ताकतवर फौजी लीडर्स हैं कौन, जिनकी आपस की दुश्मनी ने पूरे मुल्क को जंग में धकेल दिया है? 2 जनरल, एक मुल्क और एक जंग, जो 15 अप्रैल 2023 को शुरू हुई, जब बुरहान और हमीदती ने तय किया कि सूडान पर हुकूमत सिर्फ एक करेगा। और ये लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई। आज भी दोनों एक दूसरे से इक़्तिदार छीनने की जंग लड़ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि जंग शुरू होने से सिर्फ कुछ दिन पहले तक बुरहान और हमीदती एक ही गवर्नमेंट में साथ थे और अब एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। ये 2019 की बात है, जब ये दोनों एक ही मेज पर बैठे थे। सूडान की इंटरिम फौजी गवर्नमेंट का हिस्सा, बुरहान प्रेसिडेंट था और हमीदती उसका डेप्यूटी। एक मुल्क, 2 फौजें और 2 जर्नैल। सूडान में 2 फौजें हैं। पहली है सूडानीज आर्म फोर्सेस यानी बाकायदा फौज, जिसको लीड कर रहे हैं जनरल बुरहान, और दूसरी है रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, एक नीम फौजी गिरोह जो पहले जंजीवीद के नाम से जाना जाता था, और इसको लीड कर रहा है जनरल हमीदती, जो एक ताकतवर मलेशिया लीडर माना जाता है। लेकिन सवाल ये है कि एक मलेशिया लीडर गवर्नमेंट का हिस्सा कैसे बन गया? वो इतना ताकतवर कैसे हो गया कि आज एक बाकायदा फौज के खिलाफ जंग लड़ रहा है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक गैर रस्मी गिरोह एक मुल्क की बाकायदा फौज के बराबर खड़ा हो गया? 1955 में जब सूडान ने इंग्लैंड से आजादी हासिल की तो एक सिविलियन गवर्नमेंट बनाई गई, मगर पॉलिटिशियन ये फैसला ना कर सके कि मुल्क को कैसे चलाया जाए। कुछ डेमोक्रेसी चाहते थे और कुछ का नजरिया कुछ और था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इख्तलाफात टकराव में बदलते गए। हर पार्टी ने फौज को अपने हक में बुलाना शुरू कर दिया। बस फिर वहीं से सूडान की सियासत में फौज की मुदाखलत का दरवाजा हमेशा के लिए खुल गया। 1958 में जनरल इब्राहिम अबोद ने पहला फौजी मार्शल लॉ लगाया। फिर 1969 में जनरल जाफर मोहम्मद ने दूसरा coup किया, और फिर तीसरा coup 1989 में जब उमर अल बशीर ने इक़्तिदार पर कब्जा किया। यही वो लम्हा था जहां से सूडान में डिक्टेटरशिप का लंबा और सितम भरा दौर शुरू हुआ। 30 साल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस और मुल्क के अंदर मुख्तलिफ जंगें। ये सब सहते सहते आखिरकार सूडानी लोगों ने एक आवाज बुलंद की, बस करो, जस्ट फॉल। जब प्रोटेस्ट पूरे मुल्क में फैल गए तो आखिरकार फौज को एक बार फिर हरकत में आना पड़ा और अप्रैल 2019 में उमर अल बशीर को इक़्तिदार से हटा दिया गया। इसकी 30 साल डिक्टेटरशिप का खात्मा हो गया, मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बशीर के जाने के बाद फौज ने एक इंटरिम काउंसिल बनाई, जिसको लीड कर रहे थे जनरल अब्दुल फातेह अल बुरहान और उसका नायब था जनरल हमीदती। ये वही दोनों लोग थे जो बाद में एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बने। प्रोटेस्ट अभी भी खत्म नहीं हुए थे। लोग अब सिर्फ डिक्टेटरशिप का खात्मा नहीं बल्कि मुकम्मल डेमोक्रेसी चाहते थे।
इसी दबाव के तहत अगस्त 2019 में एक एग्रीमेंट तय पाया जिसके मुताबिक फौज और सिविलियन लीडरशिप ने एक साथ हुकूमत चलाने पर इत्तेफाक किया। क्यों एक सॉवरेनिटी काउंसिल बनाई गई जिसको लीड कर रहा था अल बुरहान, और इसमें फौज और सिविलियन दोनों शामिल थे। ये सिविलियन और फौजी पार्टनरशिप उम्मीद की एक नई किरण थी, लेकिन ये किरण ज्यादा देर तक टिक न सकी। अक्टूबर 2021 फौज ने एक और कू कर दिया और इस काउंसिल में मौजूद सिविलियन लीडर्स को इक़्तिदार से हटा दिया गया, और इस बार ये कदम उन्हीं दो अफराद जो इस सॉवरेनिटी काउंसिल के सबसे ताकतवर मेंबर थे, बुरहान और हमीदती। बुरहान ने वादा किया कि जुलाई 2023 तक इलेक्शन होंगे और इक़्तिदार इलेक्टेड गवर्नमेंट के हवाले कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ न हुआ। इसके बजाय एक खूनी खेल शुरू हो गया। दोनों लीडर्स जो पहले एक साथ थे अब एक दूसरे से इख्तलाफ करने लगे थे। दिसंबर 2022 में एक नया एग्रीमेंट हुआ जिसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाने, इलेक्शन करवाने और फौज को मुतहद करने की बात की गई। मगर असल मसला यहीं से शुरू हुआ, क्योंकि इस एग्रीमेंट के मुताबिक हमीदती की फोर्स रैपिड सपोर्ट फोर्सेस को भी कौमी फौज में शामिल होना था, और यही बात हमीदती के लिए खतरे की घंटी बन गई। हमीदती वो शख्स था जो अपनी 20 साला ताकत आसानी से छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अब बात करते हैं कि हमीदती है कौन। तो दोस्तों, इसका असल नाम है मोहम्मद हमदान दाकलू, लेकिन दुनिया से हमीदती के नाम से जानती है। वो दारफुर के अरब ट्राइब रिजिकात से ताल्लुक रखता है, एक ऐसा कबीला जो सदियों से तिजारत और ऊंट पालने में मशहूर रहा है। शुरू में हमीदती सिर्फ अपने कबीले के काफलों को लूटमार से बचाना चाहता था, इसलिए उसने एक लोकल मलेशिया बनाई ताकि ऊंटों के तजारती काफले महफूज रह सकें। वक्त के साथ साथ उसका कारोबार बढ़ता गया, यहाँ तक कि वेस्ट दारफुर के शहर नियाला में उसका अपना फर्नीचर शोरूम भी था। एक आम ताजर से वो आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसे जंगजू लीडर में बदल गया जिसे आज दुनिया रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के लीडर के तौर पर जानती है। तो दोस्तों, अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि रैपिड सपोर्ट फोर्सेस की शुरुआत कहाँ से हुई। सदियों तक वेस्टर्न सूडान में अरब और नॉन अरब ट्राइब्स एक साथ रहते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ ये मेलजोल कमजोर पड़ने लगा। जैसे पूरे मुल्क में हालात खराब थे, वैसे ये इलाका भी मुश्किल में आ गया। रेत फैलने लगी, यानी डेजर्ट एक्सपैंड होने लगा, बारिशें बंद हो गई और लोग बेघर होते गए। एग्रीकल्चर पॉलिसीज ने जमीनों को बर्बाद कर दिया, और फिर 1980 की दहाई में कहत आया, जमीनें सूख गईं, फसलें मुरझा गईं और इख्तलाफात ने सर उठाना शुरू किया। अरब और नॉन अरब ट्राइब्स के दरमियान फासले बढ़ने लगे। ये छोटे छोटे झगड़े वक्त के साथ साथ बड़े होते गए, यहाँ तक कि 2003 में ये इख्तलाफात एक खुली बगावत की शक्ल इख्तियार करते गए, जिसका टारगेट था खर्तूम की सेंट्रल गवर्नमेंट। जब नॉन अरब ट्राइब ने खर्तूम की हुकूमत के रवैये के खिलाफ बगावत की तो वजह सिर्फ तरक्की से महरूमी नहीं थी, बल्कि हुकूमत का अरब कबाइल की तरफ झुकाव भी था। लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने खुद मैदान में उतरने की बजाय एक आसान मगर खतरनाक रास्ता चुना, प्रॉक्सी वार। उमर अल बशीर की गवर्नमेंट ने अरब कबाइल पर मुश्तमिल एक मलेशिया बनाने की हमायत की, जिसे जंजवीद कहा जाता है। ये नाम खुद में अपने अंदर एक खौफनाक पैगाम रखता है, जिन घोड़े पर सवार। और ये जंजवीद मलेशिया दारफुर के लिए एक भयानक ख्वाब बन गई, और इस फोर्स का लीडर था मोहम्मद हमदान दाकलू, जो फौजी रैंक्स में तेजी से आगे बढ़ता गया, ब्रिगेडियर से मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल तक। हैरत की बात है, ये एक ऐसा लेफ्टिनेंट जनरल था जिसने कभी किसी मिलिट्री स्कूल में कदम तक नहीं रखा, और वक्त के साथ साथ इसकी फोर्सेस का साइज भी दुगना होता गया, कुछ अंदाजों के मुताबिक 40,000 अफराद पर मुश्तमिल। मगर उसकी असल ताकत सिर्फ बंदूकों में नहीं थी, बल्कि उस खजाने में थी जिस पर उसने खुफिया तौर पर कंट्रोल हासिल कर लिया था। हमीदती ने सूडान की सबसे कीमती सोने की कानों पर कब्जा कर लिया था। इसी सोने को उसने अपनी ताकत की बुनियाद बना लिया, जितना ज्यादा सोना उतना ज्यादा कंट्रोल। इसी सोने ने उसे एक आम मलेशिया लीडर से एक ताकतवर फौज का लीडर बना दिया। जंजवीद मलेशिया, जिसे पहले सिर्फ एक खूनी प्रॉक्सी फोर्स समझा जाता था, आहिस्ता आहिस्ता बाकायदा फौजी अदारे में डलने लगी थी। और फिर 2013 में सूडानी गवर्नमेंट ने हमीदती फोर्स को एक नया नाम दिया, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, यानी RSF। अब ये सिर्फ एक मलेशिया लीडर नहीं था, बल्कि एक ऐसी आर्म फोर्सेस का कमांडर बन चुका था जिसे खुद स्टेट ने तस्लीम कर लिया था। और फिर RSF को न सिर्फ कैपिटल सिटी की सिक्योरिटी के लिए भेजा गया, बल्कि बॉर्डर सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां भी सौंप दी गई, और बाद में इन्हें यमन जैसे मुल्क में जंगी मिशन पर भी भेजा गया। चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरी लड़ाई में सोना कहां से आता है और कैसे ये खूबसूरत मेटल आज लाखों जिंदगियों के लिए खतरा बन चुकी है।
सूडान की यह जंग सिर्फ बंदूकों की नहीं है, ये सोने की जंग है। अगर आपको ये समझना है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सोना कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। सूडान की इन दोनों फौजों ने सोने की कानों पर कब्जा जमा रखा है। एक तरफ सूडान आर्म फोर्सेस, जो बड़े जदीद मशीनों से चलने वाले सोने के मंसूबे कंट्रोल करती है, और दूसरी तरफ है रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, जिन्होंने दूर दराज हाथों से खोदी गई पुरानी कानों पर कब्जा जमा रखा है, जिन्हें आर्टिसनल माइंस भी कहा जाता है। जहां लोग हाथों से जमीन खोदते हैं, बगैर किसी मशीन के पत्थर तोड़ते हैं और रेत छानते हैं, और सोना निकालने के लिए ऐसे जहरीले केमिकल इस्तेमाल करते हैं जो खुद उनकी जान के लिए खतरा भी होते हैं। कहा जाता है सूडान का तकरीबन 80% सोना ऐसी ही छोटी गैर महफूज कानों से निकलता है, जहां ये सब कुछ सिर्फ गरीब इंसान की मेहनत पर टिका हुआ है। आरएसएफ ने सोंगू जैसे इलाकों में गोल्ड प्लांट्स बना रखे हैं, जहां मजदूरों को जबरदस्ती कम कीमत पर सोना बेचने पर मजबूर किया जाता है, और जो इनकार करता है उसे सजा दी जाती है। दूसरी तरफ फौज इन्हीं इलाकों पर बमबारी शुरू कर देती है ताकि आरएसएफ की कमाई रोकी जा सके। बेचारे मजदूर बीच में फंस गए हैं, ना वो फौजी हैं और ना मुजरम, लेकिन दोनों तरफ से मार खा रहे हैं। इस जंग का मकसद जमीन पर कब्जा नहीं, बल्कि एक दूसरे के वसाइल को तबाह करना है। दूसरी तरफ पोर्ट सूडान, जो कभी महफूज पनाहगाह समझी जाती थी, अब आरएसएफ के ड्रोन हमलों का निशाना बन चुकी है। लेकिन ये पोर्ट अब भी मुल्क की आखिरी उम्मीद है। यहीं से खुराक और इमदाद आती है और सोना भी मुल्क से बाहर बेचा जाता है। न्याला एयरपोर्ट से आरएसएफ सोना बेचकर वेपन परचेज करती है, यानी जहाज सोना लेकर उड़ते हैं और हथियार लेकर वापस आते हैं। दोनों तरफ फौज और आरएसएफ पर जंगी जराइम के इल्जामात लग चुके हैं, लेकिन आरएसएफ पर तो इससे भी संगीन इल्जाम है, जेनोसाइड का। और हैरत की बात यह है कि इन तमाम तबाहियों, चीखों और धुआं से दूर वही सोना अब भी खामोशी से अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है, मिडल ईस्ट के चमकते हुए शहरों की तरफ। अगर आप इस सोने के सफर का पीछा करते जाएं, तो आपको ये सूडान की गर्द आलूद कानों से निकालकर ऐसी जगह ले जाता है जो बिल्कुल मुख्तलिफ है, साफ, रोशन और चमकती हुई। दुबई, वो शहर जिसे दुनिया सिटी ऑफ गोल्ड कहती है। कहा जाता है यही वो जगह है जहां सूडान के खून से रंगा हुआ सोना आकर चमकता है और अपनी पहचान बदल लेता है। यहाँ ना कोई सवाल करता है कि ये सोना कहाँ से आया है, और ना कोई ये जानना चाहता है कि इसकी कीमत किसने अपनी जान, अपना घर या अपना सुकून देकर चुकाई है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर सोना दुबई ही क्यों जाता है, क्योंकि दुबई दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड हब बन चुका है, जहाँ सोने को पिघलाकर साफ करके एक नई शक्ल दे दी जाती है। मगर इस चमक के पीछे एक गहरा जाल है, ताकत, तिजारत और ग्लोबल पॉलिटिक्स का। इस सारी जंग में दो कंट्रीज का किरदार बहुत अहम है, यूएई और इजिप्ट। यूएई के बारे में कहा जाता है कि वो हिमैदती की मलेशिया यानी आरएसएफ की मदद कर रहा है। ये पहली बार नहीं है, बल्कि यूएई इससे पहले भी मुख्तलिफ जंगों में आरएसएफ के साथ काम कर चुका है। दूसरी तरफ है मिस्र, और वो सूडानीज आर्म फोर्सेस का सबसे बड़ा हमायती है, जो कि बुरहान के अंडर सूडान की सरकारी फौज है। एसएफ के मिस्र की फौज से पुराने और गहरे रिलेशन हैं, और ये भी कहा जाता है कि यूएई आरएसएफ को हथियार देता है और बदले में सोना लेता है। लेकिन दूसरी तरफ यूएई ने हमेशा इस बात से इनकार किया है कि वो आरएसएफ या किसी भी दूसरे मेंबर को इस जंग में हथियार फराहम नहीं कर रहा। और दूसरी तरफ इजिप्ट, सूडानी फौज एसएफ का साथ देता है और बदले में वो भी सोना लेता है। यहाँ तक कि लाखों सूडानी इमिग्रेंट्स अपने साथ सोना लेकर मिस्र जा रहे हैं, कुछ अपनी जान बचाकर और कुछ जबरदस्ती स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। और हैरत की बात है कि दोनों तरफ का सोना, चाहे वो आरएसएफ का हो या एसएएफ का, आखिर में दुबई ही पहुंचता है। यानी एक ही बाजार दोनों दुश्मनों की जंग को जिंदा रखता है। इस जंग में हर सोने की ईंट एक गोली है, और हर शिपमेंट जो सूडान से निकलती है अमन को मजीद दूर कर देती है। सूडान में अमन सिर्फ तब आएगा जब सोना बंदूकों की बजाय इस कौम को बिल्ड करने में लगाया जाएगा। और ये ख्वाब दूर तो लगता है, मगर अभी भी जिंदा है।